दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग वजहों से कई बार न्यूज में, चर्चाओं में और विवादों में बने रहते हैं। और ऐसे में यहां पर अभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नारा दिया है, जय फिलिस्तीन या फिर जय पैलेस्टीन। और इसको लेकर पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है। और ऐसे में यहां पर इस पूरे मामले को हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। देखते हैं दोस्तों इस पूरे मामले को। अगर बात करें यहां पर, तो पार्लियामेंट के अंदर आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने यह नारा क्यों दिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी 18वीं लोकसभा में सांसद की शपथ ले रहे थे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में वहां पर ओथ ले रहे थे। और इस ओथ सेरेमनी के दौरान, इस ओथ को लेते हुए दौरान यहां पर इन्होंने नारा दिया, जिसके अंदर इन्होंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय पैलेस्टीन। और ऐसे में अपने नारे के दौरान इन्होंने ये पूरी एक लाइन कही, जिसके बाद यहां पर पूरा विवाद खड़ा हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी चर्चाएं यहां पर बनी हुई है। ऐसे में अगर बात करें, ओवैसी से जब पूछा गया कि भाई आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने वही यहां पर कहा है। और इसके अलावा अगर बात करें इनके रिस्पॉन्स की, तो उन्होंने कहा है कि बताइए कि किस तरीके से ये जो मैंने नारा दिया है ये किस तरह से गलत है या फिर किस तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि आपको बाकी लोगों ने क्या कहा है ये भी देखना चाहिए, बाकी लोगों ने औथ के दौरान बाकी लोगों ने क्या बातें यहां पर कही है वो भी देखना चाहिए। साथ में ओवैसी ने यह भी कहा है कि आपको यह भी पढ़ना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने पैलेस्टीन के बारे में, पैलेस्टीन के मुद्दे में क्या स्टैंड लिया है और महात्मा गांधी जी ने पैलेस्टीन के बारे में क्या बातें कही है। तो ओवैसी अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसमें वो महात्मा गांधी जी का रेफरेंस दे रहे हैं। साथ में यह भी कहा है ओवैसी ने कि भाई किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो भी मैंने कहा है, यानी कि क्या संविधान के हिसाब से देखें तो जो मैंने कहा है वो गैर कानूनी है या फिर गैर संवैधानिक है। तो ऐसे में अगर बात करें, इस पूरे मामले को देखते हैं और ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि इस समय पार्लियामेंट के अंदर बाकी लोगों ने किस प्रकार से और क्या बातें कही, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको यह भी देखना चाहिए कि बाकी लोगों ने क्या कहा। अगर बाकी लोगों की बात करें, तो असदुद्दीन ओवैसी से पहले जैसे राहुल गांधी जी ने स्पीच ली, अपनी शपथ ली, तो राहुल गांधी जी ने जय कॉन्स्टिट्यूशन बोला, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाई, उसको हाथ में रखा हुआ था। उससे पहले यहां पर अगर बात करें तो डीएमके के जो नेता हैं, उन्होंने शपथ के दौरान लॉन्ग लिव तमिल, लॉन्ग लिव कलैयनर, लॉन्ग लिव पेरियार, लॉन्ग लिव अन्ना, लॉन्ग लिव मुथावेलु, ये सब सारी चीज यहां पर कही। तो यहां पर डीएमके के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी जो बात थी उसको रखा, यहां पर जो भी उनका नारा था, स्लोगन था, वो उन्होंने कहा। एक तरफ राहुल गांधी ने जय संविधान कहा, दूसरी तरफ यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा अपना नारा दिया, जिसमें तेलंगाना की बात करी, भीम मीम की बात करी और साथ में पैलेस्टीन की बात करी। अब इसके बाद यहां पर इसके रिस्पॉन्स में जो बीजेपी के नेता जब यहां पर अपनी शपथ लेते हैं, तो फिर वो यहां पर जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं और फिर से इस पर विवाद खड़ा हो जाता है। तो दोनों तरफ से आपको देखने को मिलेगा विवाद यहां पर इन मामलों में बना हुआ है। चलिए, ये तो थी पॉलिटिकल डिबेट। हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें सदन का यहां पर क्या रिस्पॉन्स रहा, यानी कि हाउस का क्या रिस्पॉन्स यहां पर आता है, तो अगर यहां पर बात करें तो कहता है हाउस के अंदर लगातार चर्चाएं तेज हो गई और असदुद्दीन ओवैसी को क्रिटिसाइज यहां पर किया जाने लगा। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर थे, यानी कि जो टेम्परेरी स्पीकर यहां पर बने हुए हैं और जो उस समय हाउस को प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो नारा यहां पर दिया है ये ऑन रिकॉर्ड्स नहीं जाएगा, यानी कि जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर उनका नारा नहीं जाएगा, सिर्फ उनकी शपथ ही जाएगी। तो उन्होंने जो भी कहा है सिर्फ उनकी शपथ रिकॉर्ड्स में जाएगी, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में, और ये नारा इनका उस रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं जाएगा, ये कहना है हाउस का। तो हाउस ने एक तरह से उनके नारे को रिकॉर्ड में जाने से मना कर दिया। अब अगर यहां पर बात करें तो चर्चाएं ये तेज हो गई कि यहां पर आप ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई करिए। ये चर्चाएं तेज हो गई सोशल मीडिया पर। अमित मालवीय जो है बीजेपी लीडर, उन्होंने ये आवाज उठाई कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन्होंने जिस तरह से यहां पर ये नारा दिया है, इसके खिलाफ, इसके बिहाफ पर, इस नारे की वजह से इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि संसद के से इनकी सदस्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए। अब अगर बात करें यहां पर, तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का कहना है कि हमारी भाई किसी भी कंट्री से कोई हमारी यहां पर दुश्मनी नहीं है और पैलेस्टीन से हमें कोई समस्या यहां पर ऐसी नहीं है, लेकिन हमें यह चेक करना होगा कि क्या ओथ लेते समय कोई जो सांसद है वो दूसरी कंट्री के बारे में यहां पर बात कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है, उसकी तारीफ कर सकता है, उसको प्रेज कर सकता है। ये चीज हमें यहां पर देखनी होगी। तो किरण रिजिजू ने भी अभी पूरी तरह से यहां पर ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है कि भाई किस तरह का एक्शन होगा ओवैसी जी के खिलाफ या फिर किस तरह की बात यहां पर हो सकती है।
या फिर डिस्क्वालिफिकेशन उनका होगा ही होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें। तो यहां पर जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई पैलेस्टीन से हमें कोई समस्या है नहीं, लेकिन ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान इस तरह का नारा देना, किसी दूसरी कंट्री की बात करना, उसका रेफरेंस देना, क्या ये जायज है या नहीं, ये चीज हम यहां पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें ओवैसी जी के जो इस बयान के बाद उनके डिस्क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाने लगी। अब देखते हैं इसका आधार क्या हो सकता है, किस चीज पर, किस आधार पर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की डिमांड हो रही है। अगर बात करें संविधान का आर्टिकल 102, ये बात करता है किसी भी सांसद के डिस्क्वालिफिकेशन की, यानी कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए या फिर एमपी, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। जिसमें से अगर बात करें यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला देखने को मिलता है, या फिर अनसाउंड माइंड, और या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि चलिए बात है। अब यहां पर अगर देखें, यहां पे जो ग्राउंड बताया जा रहा है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति, पहली बात, दो ग्राउंड यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 102 के पहले आर्टिकल के बात करें तो सब क्लॉज डी के अंदर ये कहता है या तो कोई व्यक्ति अपनी भारतीय सिटीजनशिप को छोड़ दे, तो ऐसे में वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये मामला तो यहां पर नहीं बनता है। यहां पर एक और क्लॉज है और ये कहता है कि अगर यहां पर कोई व्यक्ति इज अंडर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और अडेरेंस टू द फॉरेन स्टेट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की किसी फॉरेन स्टेट के प्रति उसकी आस्था है या फॉरेन स्टेट के प्रति उसकी लॉयल्टी है, तो ऐसे में यहां पर उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। अब यहां पर देखना होगा कि अगर इस पूरे आर्टिकल को आधार बनाया जाएगा तो क्या इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन यहां पर सिटीजनशिप छोड़ने के साथ की जाएगी, या इसकी अलग से सेपरेट इंटरप्रिटेशन की जा सकती है कि नारा देने का मतलब है कि आपकी लॉयल्टी उस देश के प्रति है, या फिर इसको यह भी देखा जाएगा, इस चीज के साथ जोड़कर देखा जाएगा कि आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली है, सिटीजनशिप छोड़ दी है और वो आपकी लॉयल्टी दर्शाता है, ये सारी चीजें। तो इसकी इंटरप्रिटेशन पे चीज यहां पर डिपेंड करेगी। तो इसके एक आधार बनाया जा रहा है ये आर्टिकल, कि इस आर्टिकल के तहत, क्योंकि संविधान में लिखा है अगर आपकी किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति, किसी दूसरे देश के प्रति आपकी यहां पर लॉयल्टी है तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो इसके आधार पर देखते हैं कि क्या आगे कार्रवाई होगी, ये सारी बातें। लेकिन अगर बात करें यहां पर, जैसा कि ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी जी ने यह कहा कि भाई आपको महात्मा गांधी जी को भी पढ़ना चाहिए कि उन्होंने पैलेस्टीन के बारे में क्या बात कही है, क्या उनका स्टैंड था। तो अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने कई अपने लेखों में यह कहा है कि जिस तरह से यहूदी लोगों के साथ यूरोप के अंदर जिस तरह का बर्ताव हुआ, यहूदी लोगों को बड़े पैमाने पर उनका मैसेकर हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ, खासतौर पर हिटलर के दौर के दौरान, तो यूरोप में और बाकी जगहों पर जो भी जूविश लोगों के साथ हुआ उसके खिलाफ गांधी जी खड़े हैं और जूविश लोगों के समर्थन में है। जूइश लोगों के साथ उनकी पूरी यहां पर सिंपैथी है कि उनके साथ जो भी हुआ पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से, तो वहां पर वो काफी ज्यादा गलत है। लेकिन साथ में गांधी जी ये भी कहते हैं कि लेकिन ये चीज भी गलत होगी कि अगर आप जूविश लोगों को, यहूदी लोगों को पैलेस्टीन में जाकर बसाएं और वहां से जो अरब पैलेस्टीनियंस है उनको अपना घर वहां से छोड़ना पड़े, ये चीज भी गलत होगी। तो गांधी जी एक तरफ ज्यूज के साथ जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ पूरी दुनिया में, उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके खिलाफ, उसके साथ भी खड़े हुए हैं कि भाई ज्यूज के लोगों के साथ गलत हुआ। वहीं पर गांधी जी दूसरी तरफ इस बात के भी खिलाफ है कि पैलेस्टीन एक जो वहां पर देश है, वहां पर एक इजराइल नाम का देश बनाया जाए और पैलेस्टीनियन लोगों को अपनी जगह वहां से छोड़नी पड़े। तो गांधी जी ने कहा कि अगर अरब रीजन के अंदर ज्यूज लोगों को बसाया जाता है और ऐसे में पैलेस्टीनियन अरब्स को अपनी जगह छोड़नी पड़े, तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होगा। तो गांधी जी यहां पर पैलेस्टीन के समर्थन में भी खड़े होते हुए नजर आते हैं कि अलग से एक देश वहां पर नहीं बनना चाहिए इजराइल नाम का, ये बात गांधी जी यहां पर कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर, तो गांधी जी इसके पीछे दरअसल आर्ग्यूमेंट ये देते हैं, गांधी जी इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि भाई अगर मान लीजिए जैसे ज्यूज लोग हैं, अगर ज्यूज लोग कहते हैं कि भाई हम जाकर अपना एक देश बनाएंगे इजराइल नाम का, और पैलेस्टीन जो जगह है, जो जहां पर अरब पैलेस्टीनियंस रहते हैं, उनको वहां से हटाकर अपना देश बनाएंगे इजराइल, तो ऐसे में फिर जो ज्यूइश लोग हैं वो अपना आर्ग्यूमेंट वीक कर देते हैं इस मामले में कि पूरी दुनिया में ज्यूज जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार हुआ है। अब ऐसे में ज्यूज लोगों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ है, तो ऐसे में फिर यहां पर वो सेपरेट कंट्री जब बना लेंगे तो वो भी इस तरह से बनेगी कि वहां पर भी वायलेंस होगा। तो वायलेंस के आधार पर आप अगर इजराइल बनाएंगे एक पैलेस्टीनियन रीजन के अंदर, तो यहां पर फिर ज्यूज का जो केस है, जो पूरी दुनिया में ज्यूज सताए गए हैं, वो यहां पर वीक होता है। ये बात गांधी जी यहां पर कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमें यह भी देखना होगा कि आखिर पैलेस्टीन के रेफरेंस में भारत का क्या स्टैंड रहा है। भारत का क्या स्टैंड रहा है
पैलेस्टीन के मामले में अगर यहां पर देखें तो कहता है कि जब पैलेस्टीन अलग से एक देश बनाने की, यहां पर पैलेस्टीन को काटकर एक इजराइल नाम का देश अलग से बनाया गया, जब पैलेस्टीन को पार्टीशन किया गया बिटवीन ज्यूज एंड अरब्स, तब यहां पर भारत ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था। यानी कि भारत ने इस बात का समर्थन नहीं किया था कि इजराइल नाम का एक अलग से देश बनाया जाए पैलेस्टीन को काटकर और पैलेस्टीन को अरब और ज्यूज के बीच में डिवाइड किया जाए। तो भारत ने इसका समर्थन नहीं किया था। हाँ, लेकिन वो बात अलग है, बाद में जब इजराइल बन गया तो भारत ने 1950 के अंदर इजराइल को मान्यता भी दी, इजराइल को एक नए देश के रूप में भारत ने रिकॉग्नाइज किया वो। लेकिन भारत ने 1992 तक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन यहां पर एस्टैब्लिश नहीं किए थे। ठीक है, तो बात करें यहां पर भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 तक इजराइल के साथ नहीं थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है और फिर भारत के और इजराइल के संबंध आपको राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक स्तर पर बनते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो भारत का जो स्टैंड है वो है टू स्टेट सॉल्यूशन का। भारत इजराइल और पैलेस्टीन के मामले में टू स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड करता है। इसका मतलब यह होता है कि भारत इजराइल और पैलेस्टीन दो अलग अलग देश चाहता है, दोनों देश बने और दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रहें और दोनों के जो लोग हैं, दोनों देशों के जो लोग हैं उनमें आपसी सहमति बनी रहे और ऐसे में यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो, ह्यूमैनिटेरियन जो जरूरत है उनके ऊपर यानी कि मानवता से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, दोनों ही देश को एग्जिस्ट करें, ये है टू स्टेट सोल्यूशन। और ऐसे में अगर बात करें तो भारत का आपको देखने को मिलेगा इजराइल और पैलेस्टीन के मामले में भारत का जो स्टैंड रहता है वो काफी ज्यादा आपको डिप्लोमेटिक देखने को मिलता है, यानी कि बहुत बैलेंसिंग एक्ट करके भारत को चलना पड़ता है। भारत यहां पर पूरी तरह से ना तो इजराइल की साइड लेता है और ना ही पैलेस्टीन की साइड लेता है। भारत दोनों की चीजों को सोचकर देखकर और भारत ये कहता है कि दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे रिसेंटली जो रेजोल्यूशन लाया गया था ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर 4 रेजोल्यूशन लाए गए, जिसके अंदर एक रेजोल्यूशन में तो इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया, यानी कि उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा वोट करने से। बाकी के 3 जो रेजोल्यूशन है उसमें भारत ने इजराइल के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा वोट किया। अगर बात करें 4 रेजोल्यूशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर लाए गए थे, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन जो ओआईसी आपको यूएन के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है देशों की, इसके द्वारा लेकर आए गए थे। तो ये 4 यहां पर रेजोल्यूशन जो लाए गए थे उसमें पहला रेजोल्यूशन ये था कि ये पहला रेजोल्यूशन इजराइल के ऊपर एक एम्बार्गो लगाना चाहता था हथियारों का, यानी कि इजराइल को मिलने वाले जो हथियार हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। पहला रेजोल्यूशन ये था जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं करा, यानी कि जो रेजोल्यूशन इजराइल के ऊपर हथियारों का प्रतिबंध लगाने वाला था भारत ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा। तो एक तरफ से यहां पर थोड़ा सा इजराइल के प्रति भारत ने बैलेंस करा, दूसरी तरफ भारत ने 3 रेजोल्यूशन में इजराइल के अगेंस्ट यहां पर वोट करा। ये कौन से रेजोल्यूशन है 3? ये है कि इजराइल ने जो यहां पर गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है सीरिया में, इस मामले में इजराइल के अगेंस्ट भारत ने वोट करा। इसके अलावा भारत ने इजराइल को क्रिटिसाइज करा, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं पैलेस्टीन में उसके खिलाफ भी भारत ने यहां पर इजराइल को क्रिटिसाइज करा और इजराइल के अगेंस्ट वोट करा। इसके अलावा भारत ने यहां पर पैलेस्टीनियन लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी रिकॉग्नाइज करा, यानी कि भारत ने यह रिकॉग्नाइज करा कि पैलेस्टीनियन लोगों का अधिकार है कि वो अपना खुद का एक देश उनके पास यहां पर हो। तो भारत ने इन 4 रेजोल्यूशन में से आप देख सकते हैं एक बैलेंसिंग एक्ट यहां पर पूरी तरह से अपनाया। चलिए, तो यहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड करता है और भारत का एक न्यूट्रल स्टैंड है, आप कह सकते हैं दोनों ही देश एग्जिस्ट करें, ये भारत चाहता है। चलिए, अब अगर यहां पर बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको यहां पर आंसर करना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। कहता है कैंप डेविड अकॉर्ड साइंड इन 1978 वाज ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन व्हिच 2 कंट्रीज। कहता है कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ था? बताएंगे इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल इजिप्ट, इजराइल सीरिया या इजराइल और लेबनान। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों देंगे। इंपॉर्टेंट ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक अकॉर्ड है, एक अग्रीमेंट है जो कि इस पूरे सिनारियो में इजराइल और आसपास के जो अरब रीजन के अंदर जो युद्ध हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि अगर आपको 2025 की तैयारी करनी है अनअकैडमी के साथ तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि 3 तरह के बैचेस लॉन्च हुए हैं। ये 3 तरह के बैचेस आपके जो अलग अलग प्रकार के मीडियम में आप तैयारी करते हैं उसकी डिमांड फुलफिल करता है। आप चाहे किसी भी मीडियम में तैयारी करना चाहें, चाहे आप बाइलिंगुअल फॉर्मेट में तैयारी करना चाहते हैं तो मंजिल बैच मिलेगा, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो अचीवर्स बैच मिलेगा, या फिर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच आपको यहां पर देखने को मिलता है। इन सभी बैचेस के अंदर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है,
कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 24,999 के अंदर, और वो भी 12 नहीं बल्कि 15 महीने का ये कोर्स है, यानी कि ये कोर्स आपको 3 महीने एक्स्ट्रा और यहाँ पर इसकी वैलिडिटी मिलती है। तो आप अपनी यूपीएससी की तैयारी सही से कर सकते हैं। सिर्फ 24,999 में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाएंगे तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 2026 के बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स बिल्कुल जीरो से, फाउंडेशन से आपकी तैयारी कराएंगे। 1-on-1 मेंटरशिप, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज, सारे फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा यहां पर अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, आपकी जानकारी में कोई भी दोस्त, तो 9999 में आप यहां पर यूपीएससी की तैयारी मेंस की अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपके आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, आंसर्स इवैल्यूएशन होंगे, क्विक रिवीजन मटेरियल दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर 9999 के अंदर आपको एनरोल करना है तो। इसके अलावा अगर बात करें आइकॉनिक जो बैच है सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आंसर इवैल्यूएशन होंगी, उसके अलावा आपको क्विक रिवीजन मटेरियल्स मिलेंगे, ये सारी चीजें कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा सभी प्रकार के ऑप्शनल अनअकैडमी के साथ आप तैयारी यहां पर कर सकते हैं। मैथ्स ऑप्शनल है, एंथ्रो है, PSIR है, सोशियोलॉजी है, जो भी आपको ऑप्शनल यहां पर अपने लिए सुटेबल लगता है उसकी तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था पूरा मामला, और आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।